आप कल तक की क्लास याद करो। इन्वेंट्री में हम लोग ऑलमोस्ट आपका जो कॉस्ट पार्ट है वो कवर करने के फाइनल स्टेज पे थे, और एनआरबी मुझे समझानी थी कल, है ना। और ये एग्जांपल देखो जरा कॉपी में, 1 2 3 4 5, पांचवा कर लिया था ना कॉपी में। अब आप यहां से आ जाओ एनआरबी से। और एनआरबी के कुछ फंडे तो इनिशियली जब हमने एएस शुरू किया था तो आपको याद हो तो एक तो स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी तीनों बता दिए थे। रॉ मटेरियल की एनआरबी अभी आपकी बकाया है, और वो अभी हम एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एनआरबी की कुछ अकाउंटिंग की कॉन्सेप्चुअल बातें, जिसमें शायद हम मिसकंसेप्शन लेके बैठे हैं, हमारे दिमाग में गलत बात कहीं फिट हो रखी है, वो बात आपकी गलती से जो है वो निकल जाए और सही बात समझ में आ जाए। जरा ढंग से सुनना और समझना। नेट रिलायजेबल वैल्यू एनआरबी के एएस में पैरा 20 और 21 में एनआरबी का लॉजिकल जस्टिफिकेशन है कि वाई एनआरबी, वाई यू आर गोइंग टू कंपेयर द एनआरबी विथ कॉस्ट। इन्वेंट्रीज आर कैरीड एट लोअर और कॉस्ट ऑफ एनआरबी, ये तो आपको मालूम है, पैरा 5 का नियम है ये। और एएस 2 के पैरा 5 को गोल्डन पैरा बोलते हैं, है ना, गोल्डन पैरा बोलते हैं लोग, और इसके रूल को गोल्डन रूल कहते हैं। ये एक बच्चों ने बना लिया अपनी तरफ से। कुछ लोग बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का गोल्डन रूल क्या है, तो मतलब वो जो लोअर वाला रूल है। ओके, अब एनआरबी और कॉस्ट को कंपेयर करके लोअर सिलेक्शन के पीछे आप सब लोग जानते हो प्रूडेंस इज द रीजन। द बेसिक रीजन ऑफ सच प्रैक्टिस इज consistent with view that the asset should not be carried in excess of amount which expected to be realized from their sale or use, that's prudence। लोअर सिलेक्शन का रीजन कि कोई भी असेट बैलेंस शीट में उसकी रिलायजेबल वैल्यू या कॉस्ट से ज्यादा पे नहीं बतानी चाहिए। उसकी कॉस्ट से यदि ज्यादा रिलायजेबल वैल्यू है तो रिलायजेबल वैल्यू को इग्नोर मार दो, कॉस्ट को चूज कर लो। यदि उसकी रिलायजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम है तो रिलायजेबल वैल्यू चूज कर लो, कॉस्ट को इग्नोर कर दो। आई दैट मीन बी नेगेटिव, डोंट बी पॉजिटिव। आप यदि असेट को बैलेंस शीट में कॉस्ट है 10 लाख और रिलायजेबल वैल्यू 15 लाख, तो 15 भी दिखाओगे तो 5 लाख का अनरिलाइज गेन बुक नहीं कर रहे हो एक तरह से। जितनी जितनी इन्वेंट्री को हायर पे बताओगे उधर पीएनएल भी तो उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग में जीपी ज्यादा आ जाएगा। अब एनआरबी सिलेक्शन के सिस्टम्स क्या है? द इन्वेंट्रीज आर रिटन डाउन टू एनआरबी, मतलब इन्वेंट्री को कॉस्ट से एनआरबी तक यदि आपको लाना है, नीचे लाना है, ऑन द फॉलोइंग बेसिस: आइटम बाई आइटम बेसिस, ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड आइटम बेसिस, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, बिजनेस सेगमेंट वाइज। 2-3 आपके इस पे नॉलेज में, एक चौथा शायद आपके नॉलेज में ना हो, वो भी बता देता हूं। पहली बात, इन्वेंट्री का यदि हम लोअर चूज करते हैं, और मैं आपके सामने 10 आइटम की लिस्ट रख दूं बोर्ड पे, अभी मेरी फैक्ट्री में 10 तरह की मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री फिनिश गुड्स तैयार होता है। मैं 10 के आइटम लिख दूं, आइटम नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 10 आइटम उतार दूं, 10 की कॉस्ट आपके सामने उतार दूं, 10 की एनआरबी उतार दूं, और फिर बोलूं कि बताओ सिलेक्शन एग्रीगेट मैनर में करना है या इंडिविजुअल आइटम का करना है। जैसे अभी आपके सामने छोटा सा एग्जांपल देखो, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, 50 और 18 तो है कॉस्ट, और एनआरबी है 48-24। अब दो बातें, क्या मैं 68 और 70 में से चूज करूं कि लोअर ये 68 है, 72 छोड़ दो, या मैं इंडिविजुअली चूज करूं? तो इंडिविजुअल पे जाता हूं तो 50 और 48 में से 48, 18 24 में से 18, टोटल कितने आ गए? अब देखो ये कोई तीसरा ही फिगर आ गया निकल के। सोचो जरा, आ रहा है कुछ समझ में? अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि यदि मैं बोर्ड पे आपके सामने कुछ आइटम रखूं, ए बी सी डी ई एफ, मेरी फैक्ट्री में 5 प्रोडक्ट बनते हैं, 5 आइटम मतलब 5 प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मान लो आप, है ना। और इन 5 प्रोडक्ट की मेरी एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जो गोडाउन में कॉस्ट है वो इतनी, और इनकी एनआरबीज इतनी है, नेट रिलायजेबल वैल्यूज। इसकी 15,000, इसकी 24,000, इसकी 12,000, इसकी 26,000, ये 40,000, और ये 15,000, या सॉरी 18,000। अब देखें टोटल करके बताओ, टोटल कितनी थी?
दोबारा बोलो मुकुंद। 135। चलो, अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी एनआरबीज, इसकी 15 से 13 है, इसकी 24 की जगह 30 है, इसकी 12 की जगह 15 है, इसकी 26 की जगह 20 है, इसकी 40 की जगह 45 है और इसकी 18 की जगह 16 है। टोटल करके बताओ। 1,30,000 ना, ये लो। अब यदि मैं आपसे कह दूं इन 6 आइटम का आपस में एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दे ऑल आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, अलग अलग बिजनेस लाइन के प्रोडक्ट है। कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइन का आइटम है, कोई कॉस्मेटिक लाइन का आइटम है, मेरी फैक्ट्री में मल्टीपल टाइप के आइटम बनते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो मैं आइटम बाय बेसिस पे जाऊंगा, तो दैट इज कॉस्ट, या इतना लंबा लिखने की बजाय वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एंड दैट इज आइदर दिस और दिस, विच एवर इज लेस। बोलो जल्दी। 13,000। 24 और 30 में से जो कम है 24,000। 12 और 15 में से जो कम है 20 और 26 में से जो कम है 26, और ये 40 और ये 16। देखो, 1,25। इसका मतलब हम इन्वेंट्री जो उसमें बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, वो ये वाले बताएंगे ना। अब न तो 135 सेलेक्ट होगा न 139 सेलेक्ट होगा। हमें इंडिविजुअल आइटम का ये बेसिस क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मैं आपसे एक बात बोलूं, आइटम नंबर ए और बी दोनों एक ही लाइन के आइटम है, एक ही ग्रुप के आइटम है, दोनों ऑटोमोबाइल के आइटम है, ये दोनों ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स है मेरे पास। आइटम नंबर डी और ई ये दोनों एक ही लाइन के आइटम है, लेकिन आइटम नंबर सी और एफ का इनसे कोई लेना देना नहीं है। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना चाहिए मुझे? अब क्या मैं ये सिलेक्शन इस तरह से करूंगा? अब मैं क्या करूंगा मालूम? जो जो ग्रुप आइटम रिलेटेड है ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये दोनों और ये दोनों, अब तो ये एग्रीगेट में कंपेयर होंगे ना। तो 24 एंड 15 इज 39 और ये 33 43, तो 39 हुआ। तो इन दोनों की टोटल 39। आइटम नंबर सी, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, 12। और अब इन दोनों का फिर सर्किल बनेगा 65, तो ये 65 और लास्ट वाले का भी 16,000, 1,32,000 है ना। तो आप लोग को कम से कम ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि आपके पास चाहे WIP, चाहे फिनिश गुड, चाहे स्टॉक इन ट्रेड, मल्टीपल रेंज के आइटम है और उस रेंज में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं, आपस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई आपस में इनका लेन देन नहीं है, तब तो इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम, और यदि ग्रुप बन सकता है सिमिलर आइटम का तो ग्रुप बना दो। अब आप देखो, मैंने ऊपर जो दो बातें जो है, अभी आपका जो रूल हम पढ़ रहे थे, ये तो एग्जाम्पल छोटा था, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। अब आप देखो, इसमें 1 और 2, ये दो क्लियर हुए नहीं हुए? अब आगे क्या है? और अब सुनो AS 17 जो ये बच्चे पढ़ेंगे, AS 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। दुनिया जहां की बिजनेस एंटिटीज के दो प्रकार के सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स मींस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। आज यदि आप एक धागा लो और उस धागे का कट पीस कर दो, छोटे 20 पीस कर दो, तो उस एक धागे के 20 सेगमेंट हो गए। शुद्ध हिंदी में सेगमेंट का मतलब टुकड़े, है ना। अब दुनिया जहां की बिजनेस एंटिटीज
अपने बिजनेस से जुड़े हुए दो प्रकार के सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करती है। उसके रूल्स ES 17 में है। पहला ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, दूसरा बिजनेस सेगमेंट्स। मेरा जयपुर में हेड ऑफिस है और मेरा एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट लाइन का बिजनेस है। मैं क्लॉथ का मर्चेंट हूं और मेरा जयपुर में हेड ऑफिस है। पूरे इंडिया में मेरे 20 ब्रांच है और आउटसाइड इंडिया मेरी 10 ब्रांच है। कुल मिला के मेरी 30 तो ब्रांच है, एक मेरा हेड ऑफिस है। तो वो जो ब्रांचेज है, क्या मेरे हेड ऑफिस की ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स नहीं है? ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट का एग्जांपल है। किसी बिजनेस हाउस के डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड, ऑल द कॉन्टिनेंट्स, जितने भी जगह जगह आपने लोकेशनल बिजनेस खोल रखे हैं, दे आर कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। और अब यदि मेरे उन अलग अलग सेगमेंट पे माल पड़ा है, मेरे जितनी ब्रांचेस देश और दुनिया में सब जगह एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्री पड़ी है, उनकी कॉस्ट और एनआरवी है। अब जरा सोचो, मैं जितने भी सेगमेंट है, सारे सेगमेंट्स की कॉस्ट और एनआरवी जोड़ के एग्रीगेट में वैल्यूएशन करूंगा इन्वेंट्री, या हर लोकेशन पे कॉस्ट और एनआरवी वहीं का वहीं कंपेयर करूंगा? होना ही चाहिए ना, ऑब्वियसली होना ही चाहिए ना। आज जितने बिजनेसमैन जगह जगह अपने बिजनेस खोल खोल के बैठे हैं, तो इन्वेंट्री का नियम तो वो हर कंट्री का अलग अलग लगाएंगे ना। कारण वहां तक इन्वेंट्री जाने की कॉस्ट भी तो अलग अलग होती है। आज आपका ये पेट्रोल डीजल पूरे देश में अलग अलग रेट पे क्यों मिलता है जी? ये बनता तो एक ही जगह है सारा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बोलो। इस कारण, तो इसका मतलब यदि आपका बिजनेस ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है पूरी दुनिया में, तो आप ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कॉस्ट एनआरवी का सिलेक्शन किस बेसिस पे करोगे? एवरी ज्योग्राफिकल एरिया बेसिस पे। ये देखो, ये तीसरा वाला हो गया। चौथा, बिजनेस सेगमेंट वाइज। अभी मैंने आपसे कहा था बिजनेस में दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, या तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट या बिजनेस सेगमेंट। अब बिजनेस सेगमेंट का एग्जांपल सुन लो। आज आपके टाटा है, मोटर व्हीकल भी बनाता है, आई मीन कारें भी बना रहा है, तो ट्रक भी तो बना रहा है। अब एंड ऑफ द ईयर उसके यहां 100 ट्रक खड़े हैं, 200 कार खड़ी है, तो क्या दोनों को टोटल करके कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करेगा, या ट्रक को अलग और कारों को अलग? ये सेगमेंट कहलाता है। ऑटोमोबाइल में आपको ध्यान हो तो कारों में भी 3 सेगमेंट होते हैं। वन इज हैचबैक, सेकंड इज सेडान, और थर्ड इज मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, MUV या SUV, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। बोलते हैं ना लोग के साहब, ये हैचबैक कार है, ये सेडान है और ये SUV है। ये भी सेगमेंट होते हैं। इसका मतलब यदि किसी बिजनेस में आप अलग अलग टाइप के अलग अलग रेंज मेंटेन करते हो प्रोडक्ट्स की, तो आपको सेगमेंट वाइज एनालिसिस करना चाहिए, इन्वेंट्री को उस हिसाब से लेना चाहिए। सर, ये रूल डेयरी प्रोडक्ट में लग सकता है? क्यों नहीं लगता है? लगता है, बिल्कुल, क्यों नहीं लगता है। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया है केवल। आप एग्जाम्पल तो AS 17 जो बच्चे पढ़ेंगे अभी कल या परसों में, उनको तो मैं पता नहीं कितने एग्जाम्पल दूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे तो इनको बिजनेस ज्योग्राफिकल सेगमेंट की रिपोर्ट्स बनवानी है, सेगमेंट रिपोर्ट। वो आप लोग पढ़ोगे जब, आपके आगे की बात है। अभी हाल फिलहाल तो क्लियर है। अब यदि एग्जाम में कल को ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो एक तो मैंने बोर्ड पे रखा ऐसा आ जाए, तो पहले तो मैंने जब ये ग्रुप किया उससे पहले तो सारों का कोई कनेक्शन ही नहीं था ना आपस में, तो हमने आइटम बाय आइटम एक एक का इंडिविजुअल सिलेक्शन किया। और क्वेश्चन यदि आपको पूरा सीट बना के ये कॉलम नहीं दें और नीचे लिख दें प्रोडक्ट A और B दे आर म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच ग्रुप, प्रोडक्ट दिस एंड दिस दे आर रिलेटेड टू अ सिंगल ग्रुप, सिमिलर क्लास या सिमिलर ग्रुप, तो उनके तो फिर जोड़े बना दूंगे ना आप। ऐसे सीट बना के आना एग्जाम, और इसको कनेक्ट करके यूं वो करके आ जाना। अभी तो मैं सर्किल कर रहा हूं, आप उसको यूं कर देना, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी बिजनेस हाउस के 15 लोकेशन दे दें, यहां पे ब्रांचेज है, या आपके कोई कंसाइनी है, कंसाइनी भी तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, और अब कहते हैं बताओ जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होगा। साफ सुथरा नियम है। सबसे पहले पैरा 20 और 21 पे अटैक मार दो आप क्वेश्चन। सबसे पहले प्रोविजन लिखो कि AS ये कहता है, बोलो, है ना। क्लियर कट लिखो क्वेश्चन में। AS के थ्योरी के क्वेश्चन लिखने का तरीका मैं अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे करा दूंगा, और आप अचंभा करोगे, फोगट के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी।
ये इसी टॉपिक को लेके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। आप कहोगे सर ये भी कोई 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है क्या कोई? ये पढ़ा, ये रहा आया हुआ एग्जाम में P2 मई 2000। ये देखो, अब ये एग्जाम का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये पढ़ो जरा क्या है, चानी प्राइवेट लिमिटेड वाला, है ना। लेकिन आपने क्या किया होगा, आपने खाली प्रैक्टिकल फिगर के आंसर निकाल दिए होंगे। एएस के ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के 3 स्टेप होते हैं। आपने कभी छोटी क्लासों में केस स्टडी करी, कभी केस स्टडी, है ना। केस स्टडी के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो प्रोविजन कोट करो, नियम कोट करो, कानून क्या कहता है। तो एएस भी तो एक कानून ही बना हुआ है ना, अकाउंटिंग के कायदे कानून को एएस कहते हैं। हमने शुरू में पहले दिन ही कहा ना, अकाउंटिंग गाइडलाइन ही तो है ये। तो पहले आपका AS2 का पैरा 20-21 क्या बोलता है, पहले 20-21 का प्रोविजन उतारना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये वाला जो अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि चानी प्राइवेट लिमिटेड 3 प्रोडक्ट में डील करती है। देखो आगे क्या लिखा है, साफ पढ़ो आगे क्या लिखा है। यस, विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। न तो वो आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन रखते हैं और न वो इंटरचेंजेबल है, अलग थलग है। सीधा बोलो अलग थलग है। दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर ऑल टुगेदर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो आपको क्वेश्चन में 2 लाइन लिखनी पड़ती है कि चानी प्राइवेट लिमिटेड इज डीलिंग इन 3 प्रोडक्ट्स विच आर नीदर सिमिलर एंड नोर दे आर इंटरचेंजेबल। अब इसके बाद में इन्होंने ये दिया है, पर आपको लिखना पड़ेगा इन दिस सिचुएशन द क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी ऑफ चानी प्राइवेट लिमिटेड शुड बी कैलकुलेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पैरा 5 ऑफ AS2, that is cost or NRV whichever is lower, and this principle should be applicable on item by item basis. बोलो। फिर ये सीट बनाओगे तो 3 कॉलम तो बने पड़े, एक चौथा और खड़ा करना है ना बगल में। अभी ये 4 कॉलम मैंने आपके सामने बनाए, आइटम, कॉस्ट, NRV, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का कॉलम भी तो बनेगा पास में। अब इसमें प्रैक्टिकल में तो कितनी देर लगेगी आपको, 40 और 28 में से जो कम है, 32 और 32 में ठीक है, और 16, ये टोटल नहीं आ रही 76 लाख। लेकिन इसके पहले नियम कोट करने पड़ेंगे, रूल कोट करना पड़ता है। एएस के आंसर इस तरह के इतने छोटे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर 5 नंबर थोड़ी दे देगा सीट बनाने की। उसको चाहिए कि आप रूट से अटैक करो क्वेश्चन। पहले कायदे कानून बताओ, पैरा नंबर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। जैसे इन बच्चों को मैं अभी पैरा नंबर 20-20 में कहता हूं कि ये पैरा तो याद कर ही लेना, अब वो पैरा याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। पैरा याद नहीं रहे तो वही एक्ट की तरह आप इनकम टैक्स और कम्युनिटी लॉ में जब क्वेश्चन के आंसर दोगे और कोई सेक्शन है ना, किसी प्रोविजन की सेक्शन याद नहीं है और एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, भगवान जाने कौन सी सेक्शन थी, ये थी या नहीं थी, चांस नहीं लेना होता है, कोई रिस्क नहीं लेना। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, खत्म। एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा सेक्शन में कंफ्यूज हो गया होगा। गलत सेक्शन नहीं लिखी जाती। आप सेक्शन तो लिख रहे हो टप्पे में, यूं तुक्के मार रहे हो, और प्रोविजन को रोर ही लिख रहे हो, वो काट के 0 कर देगा वहीं पे। गलत पैरा नहीं लिखा जाता है। आपको पता ही नहीं कि एनआरबी का पैरा 20-21 है और जबरदस्ती पैरा नंबर 16 और 17 लिख रहे हो, क्या मतलब है भाई? याद है तो लिखो ना। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर डेम कॉन्फिडेंट कि नहीं सर 100% यही पैरा है और इस क्वेश्चन पे यही पैरा अप्लाई हो रहा है, देन यू शुड राइट दैट पैरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ऊपर जो प्रोविजन है ना, अब चाहे जरूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज एग्जैक्टली मैच करे, ये जरूरी नहीं यू का यूं उतारो, आप अपनी जैसी भाषा में आपको लिखना आता है ना, लिखना चाहिए कि एज पर पैरा 5 ऑफ AS2 इन्वेंटरीज आर वैल्यूड आइदर दिस और दिस व्हिचएवर इज लेस। Also as per para this to this, the basis of that reason is this, and also inventories are written down to NRV on following basis 1, 2, 3, 4. समझे? हालांकि आपके क्वेश्चन में इसमें पहला ही अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाला, लेकिन एग्जामिनर को तो चारों बता क्या हो कि सर 4 बेसिस होते हैं, या तो आइटम बाय आइटम, या फिर रिलेटेड और सिमिलर ग्रुप आइटम, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया वाइज और या सेगमेंट वाइज, ज्योग्राफिक आपके बिजनेस सेगमेंट वाइज। बोलो ठीक है। और फिर भी यदि किसी को तकलीफ है लिखने में तो लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, अभी ऐसे आंसर लिखा जाता है, लेकिन अभी पहले मैं इसको फिनिश कर लूं। अब देखो ये कुछ पैरा है, आगे सुनना, ढंग से समझना, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो आप देख लेना आपकी बुक में।
एस्टिमेशन ऑफ एनआरवी पैरा 23 से 25, ये एनआरवी और कॉस्ट के कंपैरिजन का रैशनल था, उसके पीछे जो क्या लॉजिक छुपा वो लॉजिक था। लेकिन अब एस्टिमेशन कैसे करोगे एनआरवी का? अब सोचो, एज ए बिजनेसमैन एंड ऑफ द ईयर आप अपनी इन्वेंट्री के एनआरवी कैसे मालूम करोगे? आप जो जिनके थ्रू रोजाना एजेंट या ब्रोकर से माल बेचते हो उनको बुलाओ ना, उनको बोलो सब ये इन्वेंट्री एंड ऑफ द ईयर पड़ी है, बताओ कितने में निकल जाएगी, बताओ खर्चे कितने होंगे बेचने में, तुम लोग क्या लोगे कमीशन के, समझे कुछ? बता देंगे वो। और ये तो हर साल का सीन है, साल में एक बार उनको बोलो साहब साल भर हम बिजनेस करते हैं आपसे और आपके थ्रू माल बिकवाते हैं, आज आप बता तो सकते हो ना आपको कितनी देर लगेगी एस्टिमेट करने में, तो वो कोई आपको मना थोड़ी कर देंगे कि आप यूं हमें फालतू परेशान कर रहे हो, बेचना तो है नहीं, वो तो उनको मालूम है बेचना नहीं है। हाल फिलहाल तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात चल रही है ना। और अब यदि यूं बताओ, एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है उसमें कुछ इन्वेंट्री आपकी ऑलरेडी अंडर है सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ के स्टूडेंट हो, सेल कॉन्ट्रैक्ट सुना कभी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपने किसी से ऑलरेडी सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि ये जो माल है हम आपको देंगे, लेकिन अभी तो चूंकि ईयर एंडिंग आ गई, अप्रैल में आपको ये माल हम डिलीवरी दे देंगे इस प्राइस, उसकी प्राइस ऑलरेडी कमिटेड है। तो उस केस में उसके एनआरवी बाजार में क्यों ढूंढते फिर रहे हो? आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना। यस, रेट कॉन्ट्रैक्ट कह दो, सेल कॉन्ट्रैक्ट कह दो, उसकी एनआरवी बाजार में क्यों ढूंढते फिर रहे हो? लेकिन जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं है, ओपन इन्वेंट्री पड़ी है जो हम किसी को भी बेच देंगे, उसकी तो एनआरवी बाजार में मालूम करोगे ना। और आपने यदि किसी कस्टमर स्पेसिफिक के लिए माल बना के रखा हुआ है कि भाई साहब ये आप ही की पसंद का डेडिकेटेड गुड चाहिए, कस्टमाइज्ड, और इसकी प्राइस हम इतने में लगाएंगे आपको, तो उसके लिए भी तो आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है ना फिर। तो एएस का पैरा 23-25 आपको यही बातें सिखाता है कि एनआरवी डिटर्मिनेशन में जरा ओपन माइंडेड रहो। जो इन्वेंट्री आपकी किसी सेल कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होती, कोई पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डेडिकेटेड कस्टमाइज इन्वेंट्री नहीं है, उसका तो आप एनआरवी लोकल मार्केट में पता लगाओ, नॉर्मल मार्केट प्राइस क्या है, और जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में कवर है उसकी रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और अदरवाइज यदि आपने किसी कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड माल बनाया तो उसकी प्राइस क्या डिसाइड हुई थी, एग्रीमेंट क्या हुआ, समथिंग। सुनो, एनआरवी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट रिलायबल नहीं, इसको रिलायबल करो आप, RELIABLE। आप मेरे इसमें मिसप्रिंट है ना, रिलायबल मींस भरोसेमंद। एनआरवी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट रिलायबल एविडेंस अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। जिस समय आप इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हो उस समय सबसे ज्यादा फेथफुल, सबसे ज्यादा ट्रस्टी, सबसे ज्यादा भरोसेमंद सोर्स कौन सा, उससे एनआरवी पता करो। ऐसे बाजार में जो उचक्के घूमते हैं, लपके जिनको बोलते हैं, आप उनके थ्रू पता लगाओगे वो तो कुछ भी प्राइस फेंक देंगे। ऐसे नहीं, आप ऐसे कुछ ऑनेस्ट में, जो रियल में ऑनेस्ट जो बिजनेस करते हैं लोग, ब्रोकर एजेंट द्वारा, उनसे बात करो। सेकेंडली, एस्टिमेशन ऑफ एनआरवी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट, फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइसेज। यदि आपकी एनआरवी जो एंड ऑफ द ईयर पड़ी है उसमें प्राइस फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, एवरेज आउट कर लो। जानते हो एवरेज आउट करना? कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटिंग टू इवेंट अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बाय द वे आपकी बैलेंस शीट डेट खत्म हो गई, आई मीन मार्च खत्म हो गया, बैलेंस शीट डेट होती है ईयर एंडिंग डेट, और उसके जस्ट बाद में, बैलेंस शीट डेट के जस्ट बाद ऐसा कोई खर्चा उस इन्वेंट्री पे होने वाला है जो चाहे बैलेंस शीट डेट तक नहीं हुआ लेकिन शायद होगा तो ही वो बिक पाएगी, तो आप उसको भी कवर कर लो उसके अंदर। बोलो, पर्पज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यदि आपकी इन्वेंट्री कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पड़ी है तो उसके लिए तो आपको वर्किंग जाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी इन्वेंट्री की एनआरवी पता है। इन केस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट द वेरिएशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी मेड ऑन द सेल प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस। ये आपके प्रिंटेड है क्या? देखो उसमें, ये मेरे ख्याल में नहीं होगा आपके, शायद उसमें देखो नहीं, हाँ थोड़ा नहीं है ना, ये थोड़ा नहीं होगा, मिसप्रिंट है उसमें, आप कर लो। मैंने पीडीएफ में तो कर लिया था, आप लोग जिनके पास में बुक है वो लिख लो। पर वो कईयों में नहीं होगी, कईयों में होगी, देख लो। चलो, इसका मतलब जो इन्वेंट्री सेल कॉन्ट्रैक्ट में है उसकी एनआरवी जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो और कॉस्ट कंपेयर कर लो। चले आगे, अरे चलो आगे। अब अभी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। द नेट रिलायबल वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल पे बाद में आऊंगा मैं।
अब इसको छोड़ लो, पहले एक बात करो। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूं, सेकंड लास्ट, बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक प्रिंटर वाला क्वेश्चन है इसमें, प्रिंटर वाला अस्की का, ये वाला अंशी का है ना। जरा पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अंशिका हेज परचेज्ड 6000 प्रिंटर एट द कॉस्ट ऑफ 8000 ईच। अंशिका ने 6000 प्रिंटर खरीदे, 8000 का एक। ऑन द बैलेंस शीट डेट देयर वर 2000 प्रिंटर इन द स्टॉक। 4000 बिक चुके, 2000 बचे हुए हैं। आउट ऑफ दीज 500 वर earmarked अगेंस्ट अ सेल कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ दिस ईच। सोचो जरा, अब अंशिका ने किसी से 500 प्रिंटर का कमिटमेंट किया हुआ, ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और वो भी क्या रेट पे। तो इसका मतलब इनके तो आपको एनआरवी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, ये हो गए ना 2500। लेकिन द जनरल प्राइस ऑफ दिस ब्रांड इज ड्रॉप टू रुपीज दिस। अब जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो बाजार में 700-500 के रेट से बिकेंगे। सेल कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड बाय बोथ द पार्टी। सेल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें कोई पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती, पेनल्टी लगती है बहुत भारी। अब आपको बताना है अंशिका के पास जो स्टॉक है उसकी कीमत क्या है। तो जरा सोचो, उसके पास में बचे हुए प्रिंटर कितने हैं टोटल। तो नहीं, टोटल पूछ रहा हूं मैं, टोटल पूछ रहा हूं मैं। उसने 6000 प्रिंटर खरीदे थे, उसमें 4 तो बिक चुके। ये हाँ, ये तो सोल्ड है, ये तो सोल्ड है, और ये उसने परचेज किए थे। तो स्टॉक में कितने बचे हुए हैं। इस 2000 में से कितने प्रिंटर ऑलरेडी सेल एग्रीमेंट में, सेल कॉन्ट्रैक्ट में है, और ये जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में इनकी प्राइस कितनी कमिटेड है, ₹9500 ईच, यही है ना। और बाकी बचे हुए जो अदर्स हैं जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उन अदर प्रिंटर्स की बात करूं तो ये 1500 प्रिंटर है। ये बाजार में आज क्या रेट में बिक जाएंगे। नाउ 7500 वर्सेज 8000 ईच, एंड दिस 9500 वर्सेज 8000 ईच। अब ये 8000 क्या ले रहा हूं मैं, कॉस्ट। तो अब आप बताओ इधर क्या सिलेक्शन होगा, इधर क्या सिलेक्शन होगा। इधर तो आप 8000 से कितने प्रिंटर है ये 500, और इधर 1500 मल्टीप्लाइड बाई दोनों में से जो लोअर है। इसका मतलब एंड ऑफ द ईयर अंशिका के पास 500 प्रिंटर तो वैल्यू होंगे 8000 के भाव से, विच एवर इज लेस हो गया ना। और प्लस 1500 प्रिंटर आपके वैल्यू होंगे 7500 से। तो 1,12,50,000 तो ये हो गए, और 40 ये हो गए। तो अंशिका के एंड ऑफ द ईयर जो इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू 1,50,000। देखो देखें, समझ में, ये रफ है, वो तो इसको हमें प्रॉपर फेयर करके आंसर देना पड़ेगा सीट बना के, लेकिन पहले थ्योरी का गुणगान करना पड़ता है। एएस के आंसर छोटा होता है ना यदि क्वेश्चन, बड़ा प्रैक्टिकल हो तो बात अलग है। छोटा प्रैक्टिकल होता है कि साहब ये तो 4 लाइन में आ गया, तो आपको उसमें पहले थ्योरी पे उतरना पड़ता है, पहले प्रोविजन कोट करना पड़ता है। अब आप इस सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल करने से पहले आप जो ये एएस के कायदे कानून है, एएस का जो नियम है, जो अभी अभी मैं कह रहा था, ये बताना पड़ेगा एग्जाम में। ये जो नियम आपका ये वाला एस्टिमेशन ऑफ एनआरवी एज पर पैरा 23 to 25 of AS2 valuation of inventory. NRV is estimated on the basis of most reliable evidence at the time of valuation of inventory. ठीक है। उसके बाद NRV is estimated on the following points, this or this. If goods or inventory at the end of year is under sale contract, then the price of sale contract and cost, whichever is less, should be taken as a value. Other inventory which are not covered under sale contract, they should be compared with normal market price, normal NRV, or cost, whichever is less. अब in the given question, Anshika has 2000 printers as closing stock at the end of year, out of which 500 printers are under sale contract at the rate of ₹9500 each. Remaining 1500 printers are not under sale contract. Their NRV will be ₹7500 each. Hence, the value of inventory calculated as below. अब नीचे printers under sale contract is equals to 500 multiplied by दोनों में से जो लोअर है, और यह टेबल बना देंगे
नंबर ऑफ प्रिंटर, सेल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट विच एवर इज लेस, और ये नंबर ऑफ प्रिंटर, नॉर्मल मार्केट प्राइस, एनआरवी, कॉस्ट, और ये बोलो। हाँ इसमें तो अपने आप ही लिखो भाई कॉस्ट और एनआरवी। हमें पैरा 5 भी बार पैरा 5 आप चाहो तो नंबर लिखो, नहीं पैरा मत लिखो, आप तो यूं लिख दो एज पर एज टू इन्वेंटरीज और वैल्यू, और पैरा 5 ब्रैकेट में लिख दो छोटा सा पैरा। देखो कुछ पैरा तो ऐसा होता है जो आपको फॉरएवर याद हो जाएंगे। अब आज के बाद कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि पैरा 5 गोल्डन रूल होता है, याद हो जाता है, 2 4 5 बार बोलोगे लिखोगे तो आपको पैरा 5 याद ही हो जाएगा कि पैरा 5 ये होता है। आज हिंदी फिल्में देखते देखते दफा 302 लटकाया जाता है ना, आईपीसी की दफा 302, दफा सेक्शन को बोलते हैं हिंदी इसमें उर्दू में, आईपीसी की सेक्शन 302 में हैंग टिल डेथ, धारा 302 हिंदी में धारा बोलते हैं, उर्दू में दफा बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। तो वो 302 फिल्में देखते देखते याद हो जाती कि 302 जज ने बोला, इसका मतलब लटकाएंगे इसको। 420 में 420 के केस होते हैं। अब लोग बोलते हैं ना 420 कर रहा है मेरे से, वो 420 क्या सेक्शन है वो आईपीसी की। फोर्जरी को 420 कहते हैं, हेराफेरी करना, बेईमानी करना, उसको 420 बोलते हैं। अब वो 420 सेक्शन है आईपीसी। चलें आगे, करवाऊं लिखवा के? हाँ कर लेना, वो तो हो जाएगा, आप चाहोगे तो मैं करा दूंगा। मेरे को मेनली आगे वाला क्वेश्चन कराना है आपको, ये वाला, ये सबको लिखा के, ये क्योंकि बाकी सब तो कर लोगे। चलो लिखो, सॉरी एक बार देख लो, अब ये आखिरी बात, इस एस का लास्ट पॉइंट। द एनआरवी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज, ये सप्लाईज देख लेना, सप्लाईज है क्या आपके वहां, सप्लायर लिखा हो तो सप्लाईज कर लेना, सप्लाईज है। द एनआरवी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड सप्लाई अदर सप्लाईज फॉर यूज इन प्रोडक्शन आर एस्टिमेटेड एज अंडर। अब यहां थोड़ा दिमाग से चलना, मैं एग्जांपल लूंगा। आपको मैंने कहा था डब्ल्यूआईपी के एनआरवी, फिनिश गुड्स के एनआरवी, स्टॉक एंड ट्रेड की एनआरवी शुरू में डिस्कस करी थी हमने। फिनिश गुड्स और स्टॉक एंड ट्रेड के एनआरवी में कोई झमेला नहीं है, आपकी मार्केट में क्या रेट है, कमीशन, सेल्स कमीशन, ब्रोकरेज घटा दो, कंपेयर कर लो कॉस्ट से। डब्ल्यूआईपी में वो पेंडिंग वर्क की कॉस्ट भी तो घटानी पड़ती है ना। लेकिन रॉ मटेरियल का तो मामला ही अलग है, रॉ मटेरियल की एनआरवी कैसे निकालते हैं। अब इसके लिए एएस दो अलग अलग बातें करेगा आपसे। रॉ मटेरियल एंड अदर सप्लाईज मतलब रॉ मटेरियल के जैसे कंज्यूमेबल्स, ये जो अदर सप्लाईज दिखते हैं ना, इसको आप कंज्यूमेबल बोल दिया करो, अदर कंज्यूमेबल्स है ना, जो आपके प्रोडक्शन के दौरान काम आते हैं। लूज टूल्स है, कलर्स है, केमिकल्स है, या ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, लुब्रिकेंट है, वो कोई तरह के मान लीजिए फिनिशिंग मटेरियल है, पाउडर है, ये अदर सप्लाईज कहलाते हैं, इनको कंज्यूमेबल कहते हैं, जो प्रोडक्शन के दौरान काम आते हैं। चलो आगे देखो, पहला नियम क्या, ढंग से सुनना। इफ द फिनिश गुड्स इन विच दीज रॉ मटेरियल एंड अदर सप्लाईज आर यूज्ड, वो फिनिश गुड्स जिसमें आप ये रॉ मटेरियल या ये कंज्यूमेबल यूज करोगे, आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव द कॉस्ट, देन एस्टिमेटेड एनआरवी विल बी एट और अबव द कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स इट विल नॉट बी रिटन डाउन बिलो द कॉस्ट। लॉजिकल बात कर रहा हूं, सुनना जरा। एंड ऑफ द ईयर मेरी फैक्ट्री में प्लास्टिक का ढेर लगा पड़ा, कच्चा प्लास्टिक, और मैं उस प्लास्टिक को प्लांट में डालकर उससे प्लास्टिक की चेयर और मग और बाल्टी और ये सब बनाता हूं। समझ में आ रहा है कुछ? वो प्लास्टिक मैंने 500 रुपए किलो का खरीदा हुआ है, मेरे प्लास्टिक की बाइंग रेट कॉस्ट 500 रुपए किलो का प्लास्टिक है, रॉ मटेरियल, और प्लास्टिक मेरे लिए रॉ मटेरियल है। मैं उससे मेरे प्रोडक्ट बनाता हूं फैक्ट्री में, कई तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट बना के बेचता हूं। बाय द वे उस प्लास्टिक को यूज करके रॉ मटेरियल और उसके साथ में जो अदर मटेरियल यूज करके मैं जो प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, उसकी मेरी जो कॉस्टिंग आएगी उससे ऊपर ही बिकेंगे। 500 रुपए किलो का प्लास्टिक, उसके ऊपर 400 रुपए लेबर ओवरहेड सारा मिला के 900 रुपए खर्च करके जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा वो मेरा 1200, 1400, 1500 में बिकेगा। इसका मतलब जिस रॉ मटेरियल से मैं फिनिश गुड्स बना के बेच रहा हूं और वो फिनिश गुड्स यदि कॉस्ट से ऊपर बिक रहा है, तो इसका मतलब मेरे रॉ मटेरियल की जो कीमत है बाजार में, वो कम से कम मैंने जितने में खरीदा उससे नीचे तो नहीं जाएगी ना। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस फिनिश प्रोडक्ट की बाजार में प्राइस नहीं गिर रही है, तो उसका रॉ मटेरियल भी तो बाजार में कीमत बनी हुई रहेगी ना। ऐसे केस में जब मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर और मुझे प्रॉफिट में बिकेगा, तो मेरे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, एनआरवी तो उस रॉ मटेरियल की उससे ऊपर ही होगी ना। तो इसका मतलब मैं रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू कर लूंगा, क्योंकि लोअर तो कॉस्ट ही होगी ना फिर। लेकिन इसका उल्टा सोचो, यदि उस रॉ मटेरियल को मैं
प्रोडक्ट में बदलूंगा, रॉ मटेरियल के अलावा लेबर ओवरहेड, कन्वर्जन कॉस्ट खर्च करूंगा, और 500 रुपए का रॉ मटेरियल और 400 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट, मेरे तो 900 का पड़ा। बाजार में वो 900 से नीचे 800, 850, 700, 750 में बिकेगा। इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट घाटे में आ गया। और अब यदि फिनिश प्रोडक्ट घाटे में आ गया तो पक्की बात है वो रॉ मटेरियल के पैसे भी बाजार में गिर जाएंगे। आज मैं उस रॉ मटेरियल को किसी को चिपकाना चाहूं जबरदस्ती, भैया तू ले ले, वो मालूम है तू भैया मेरे चिपक रहा है जबरदस्ती, तेरे बिक नहीं रहा माल, तेरा बनाएगा तो घाटे में बिकेगा, फिर मेरे क्यों चेंट हो रहा है? इसका मतलब सीधी बात है उस रॉ मटेरियल के प्राइस भी गिरेंगे। इट मीन्स नाउ योर रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड आइदर 500 और बिलो द 500। अब वो बिलो द 500 के प्राइस को बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का पता है मतलब क्या होता है? मैं मेरे सप्लायर को फोन लगाता हूं, मेरा रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है, भाई साहब वो आपने 500 रुपए किलो का प्लास्टिक दिया था यार, वापस ले लो ना उसको। वो सामने वाला कह रहा है साहब आज मेरे से आप 400 रुपए किलो में ले लो, मैं इसकी जगह आपको 400 का नया माल ही दे देता हूं लोग। तो इसका मतलब जो माल मेरे पास रॉ मटेरियल का बचा पड़ा है, आज यही उसको रिप्लेस करूं तो रिप्लेसमेंट में नया माल कितने का आ रहा है? 400 रुपए। तो इसका मतलब मेरे उस गुड्स की, मेरे रॉ मटेरियल की एनआरवी तो 400 पे आ गई ना। तो 500 का मटेरियल यदि मैं 400 में बेचूंगा, आज यदि उसको सप्लायर को वापस कर दो तो उठा यार इसको, फालतू गले पड़ गया, मैं तो माल बना ही नहीं रहा, तो मेरे 100 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। और अब यदि उस 500 रुपए में मैं 400 रुपए खर्च करके 900 रुपए में प्रोडक्ट बनाऊं और वो प्रोडक्ट मेरा 750 में बिके, तो 900 रुपए का प्रोडक्ट यदि 750 में बिकेगा तो मुझे घाटा है। अब इधर मेरे 150 का नुकसान कब हो रहा है? जब मैं प्रोडक्शन के लिए सोच रहा हूं, और उधर मेरे 100 रुपए का नुकसान कब हो रहा है? जब मैं उसको रिप्लेस करवा दूं। अब मेरे कौन सा रास्ता अच्छा है मेरे लिए? 100 रुपए वाला। इसका मतलब मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा ना, प्रोडक्शन तो नहीं करूंगा, उसमें ज्यादा फायदा है ना मेरा। अब इसको देखो, दो एंगल से देखा जाता है, इसका सॉल्यूशन दो एंगल से किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि पर केजी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मेरे 500 रुपए का है, और आज इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू वो 400 रुपए, यानी मेरे सप्लायर को मैं वापस दे दूं और उससे बाद में मैं रिप्लेसमेंट में दूसरा ले लूंगा तो 400 में दे देगा, तो अल्टीमेटली मेरे 100 रुपए का तो लॉस हो गया ना। एज अगेंस्ट यदि मैं इसको प्रोडक्शन करूं, यानी मैं प्रोडक्शन का डिसीजन लूं, तो प्रोडक्शन में मेरे मटेरियल कॉस्ट तो 500 रुपए और कन्वर्जन कॉस्ट। अब याद करो, कन्वर्जन कॉस्ट में 2 दिन से बोले जा रहा हूं, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये 400 रुपए। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितने रुपए की पड़ी? और बाजार में आज मेरा प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस बना के भी बेचूंगा तो 750 में बिकेगा, तो आई एम लूजिंग रुपीज 150। नाउ विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मी, दिस ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड? शुड आई गो फॉर प्रोडक्शन और शुड आई नॉट गो फॉर प्रोडक्शन? तो यदि ये ऑप्शन अपनाऊंगा तो 100 रुपए से बच जाऊंगा, वरना या 150 टिकेंगे। अब देखो इसको बताने का दूसरा तरीका, अब स्टाइल बदल रहा हूं थोड़ी, बात वही है, घुमाऊंगा यूं, इधर से काम नहीं पकड़ेगा, इधर से पकड़ूंगा। कैसे? सुनना, ये 400 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट कितने रुपए में बिकेगा? सेलिंग प्राइस है ना। मैं यदि ये मानूं कि मैं 750 में बेचूंगा तो उसमें मेरी कन्वर्जन कॉस्ट की रिकवरी यदि मैं पहले कर लूं कि चलो इसमें से मेरी कन्वर्जन कॉस्ट तो निकाल दो पहले, ये कन्वर्जन कॉस्ट, इसकी रिकवरी मैं पहले कर लूं, तो एज अगेंस्ट मटेरियल 350 रुपए मटेरियल के मिल रहे हैं मुझे, दिस इज आई एम गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मटेरियल। मेरा मटेरियल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है मुझे, वो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब मार्जिन बोल दो आप, 350, लेकिन मेरा मटेरियल कितने रुपए का है, तो मेरे को नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? इसका मतलब यदि मेरा मटेरियल का कंट्रीब्यूशन कम मिल रहा है और मटेरियल की मेरी कीमत ज्यादा है तो आई विल नॉट गो फॉर प्रोडक्शन। तो इस केस में मैं तो फिर मेरी जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसी को कंसिडर करूंगा ना। अब बताओ, मेरी रॉ मटेरियल की एंड ऑफ द ईयर जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वही तो मेरी एनआरवी है ना, और इसकी मेरी कॉस्टिंग क्या है? विच एवर इज लेस, तो मैं कितने पे वैल्यू करूंगा आप? 4। चलो दूसरी बात,
आज यदि मैं कह दूं इसको मैं बना के बेचूं तो ये 850 में बिक रहा है, तो मुझे कितना नुकसान होगा? 50 का। इधर मेरा नुकसान 50 का। मैं दूसरे ढंग से बात करूं तो यदि मैं 850 में प्रोडक्ट बेचूंगा तो 850 में से 400 रुपए तो मेरे लेबर के और ओवरहेड के निकाल लूं तो मुझे मटेरियल के अगेंस्ट पे कितने रुपए मिलेंगे? और 500 का है तो मुझे नुकसान कितना हो रहा है? तो नाउ आई विल गो फॉर प्रोडक्शन और नॉट? तो प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे 50 का लॉस है, अदरवाइज तो 100 का हो रहा है। अब मेरा प्रोडक्ट मुझे कितना मतलब मेरा रॉ मटेरियल मुझे कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? नाउ दिस इज माय एनआरबी और अदरवाइज मेरी एनआरबी ये थी। अब आप सोचो यदि मैं प्रोडक्शन के लिए जाता हूं तो एनआरबी रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं है, बल्कि एनआरबी कौन सी वैल्यू कहलाएगी? कंट्रीब्यूशन फॉर मटेरियल, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट माइनस कन्वर्जन कॉस्ट। नाउ दिस इज एनआरबी एंड दिस 500 इज कॉस्ट whichever इज लेस। बोलो 450। अब यदि मैं कहूं कि मेरा ये प्रोडक्ट 950 में बिक रहा है, 850 की जगह दिस आई एम सेलिंग बाई ₹950, तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कितने रुपए हो रहा है? 50 का हो रहा है। और इधर लॉस कितना हो रहा है? 100 का। तो मैं तो प्रोडक्शन के लिए जाऊंगा ना फिर, और प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट 950 में बिकेगा, तो मुझे मटेरियल के अगेंस्ट में कितने रुपए मिल रहे हैं? नाउ दिस 550 और 400 whichever इज हायर, दिस इज माई एनआरबी। तो इसका मतलब एनआरबी किस किस में से चूज करनी है? 2 सर्किल देखो कौन कौन से, या तो रिप्लेसमेंट वैल्यू और या फिर कंट्रीब्यूशन। अब मटेरियल का कंट्रीब्यूशन आएगा कैसे? सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट माइनस, और अब यदि इन दोनों में से जो ज्यादा है मेरी एनआरबी तो वो है। अब यदि एनआरबी 550 है और कॉस्ट मेरी 500 रुपए है, whichever इज लेस, तो मैं इन्वेंट्री को 500 पे वैल्यू करूंगा ना फिर तो। अब आप ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्या समझाने का तरीका होता है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो बात की बात देखो जरा। और इसमें मैंने थोड़ा ढंग से किया हुआ, आपकी बुक में इतना अच्छा नहीं है, तो आपको लिख के करना है इसको। पहले क्वेश्चन पढ़ो सब लोग जल्दी से, बस ये लास्ट टॉपिक है इस सीएस का। जया प्राइवेट कंपनी के पास में 1 किलो रॉ मटेरियल खरीदा हुआ पड़ा है 100 रुपए किलो का, और उस रॉ मटेरियल की प्राइस डिक्लाइन आ गई है बाजार में, मतलब प्राइस गिर गई है, और उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू एंड ऑफ द ईयर 80 रुपए किलो है। और ये बात तो आप मानोगे रॉ मटेरियल का प्राइस तब गिरेगा ना जब आपके फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट में डिमांड कम हो जाएगी बाजार में, है ना। आज यदि कोई भी फिनिश प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं धीरे धीरे उसकी डिमांड खत्म सी हो गई, तो उसको बनाने वाले रॉ मटेरियल की भी तो डिमांड खत्म हो जाएगी, फिर कोई नहीं खरीदेगा। आगे देखो, इट इज पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट द रॉ मटेरियल इन अ फिनिश प्रोडक्ट, द कन्वर्जन कॉस्ट वेजेज ओवरहेड इज 120, डिटरमाइन इन्वेंट्री वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ए बी सी। अब अभी मैंने अलग अलग एग्जांपल नहीं लिए, 750, 850, 950। अब आप इसको यूं नॉर्मली देख लो। आप यदि आपका फिनिश प्रोडक्ट आप 195 में बेचोगे तो उसमें कन्वर्जन कॉस्ट कितनी घटेगी? तो अगेंस्ट मटेरियल व्हाट यू आर गेटिंग 75, और उसको रिप्लेस करो तो कितने मिल रहे हैं? तो ऑब्वियस बात है आप रिप्लेसमेंट पे जाओगे फिर, तो यही तो एनआरबी हो गई फिर 80 रुपए, और कॉस्ट है 100 रुपए, whichever इज लेस, बस। तो इसका मतलब एनआरबी या 2 चीज में से चूज करनी है, या तो रिप्लेसमेंट वैल्यू या कंट्रीब्यूशन। चलो दूसरी बात देखो, 230 में प्रोडक्ट बेचोगे, 120 कन्वर्जन कॉस्ट गई, तो आपको रॉ मटेरियल के कितने रुपए मिल रहे हैं? 110। रिप्लेस करो तो कितने मिलते हैं? 80। तो 110 ज्यादा अच्छा है ना। नाउ 110 इज एनआरबी और 100 रुपए कॉस्ट whichever इज लेस, 100 रुपए। यदि आपका प्रोडक्ट 210 में बिकेगा, 210 में, तो 210 में से 120 गए, 90 रुपए आपको मिल रहे हैं। यदि प्रोडक्शन करो और रॉ मटेरियल की कीमत आप वसूलो तो 90 रुपए तो मिल जाएंगे। मार्जिन तो गया साइड में, आपके 210 में से कन्वर्जन के खर्चे निकाल लिए आपने, लेबर ओवरहेड निकाल लिए, तो भी 90 रुपए तो मिल रहे हैं ना रॉ मटेरियल के, और वो बंदा 80 दे रहा है आपको, सप्लायर।
तो 90 रुपए पे जाओगे ना फिर, और उस केस में कॉस्ट आपकी 100 रुपए है, तो लोअर अमाउंट तो 90 भी ना। अब देखो ये तो फटाफट, ये देखो 80, 100 और ये 90, और ये आपकी है। अब पहले केस में 195 में से गए, बचे 75, 80, दोनों में से कंपेयर किया। पहली बात, वेदर इट इज बेटर टू मेक द प्रोडक्ट, नो। हम तो सप्लायर से कहते माल उठा ले, 80 रुपए दे दे, 80 या 100 में से जो कम है। ऐसे दूसरा तीसरा। अब ये सीट आपको बनानी है, ये क्वेश्चन सामने आपके हैं, देख लो एक बार, बोलो। और ये क्वेश्चन 4 बार आया हुआ एग्जाम में, 5-5 नंबर का 4 बार आ चुका। खाली फिगर बदलते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आगे दिए हुए हैं, और आते लोगों के इस बुक में है, और मॉड्यूल में भी है, और पीएम में भी है ये, और इसकी ये सीट बना के आनी है आप। और इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई इच्छा से लिखें कि सर मैं पहले प्रोविजन लिखना चाहूंगा, तो प्रोविजन में आप क्या लिखोगे मालूम, ये अभी जो पढ़े थे। अब दोबारा सुन लो, if finished goods in which the raw material and other supplies are to be used expected to be sold or above the cost, estimated NRV will be at or above the cost। यदि आपका फिनिश गुड्स फायदे में बिकेगा तो रॉ मटेरियल भी नीचे नहीं जाएगा। फिर इसका मतलब इन अदर वर्ड्स इट विल बी नॉट रिटन डाउन बिलो द कोस्ट। आपका कॉस्ट बिलो कॉस्ट नहीं जाएगा रॉ मटेरियल, बट इफ सच फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो द कोस्ट, in that situation estimated NRV will, estimated realizable value is NRV। in this case replacement cost is the best measurement available for NRV। इसका assessment of NRV should be made at each balance sheet date। चलो ठीक, ये दो नियम है। तो एग्जाम में यदि कोई देना चाहे सर मुझे थ्योरी देनी है, तो ये जो 2 पॉइंट इफ एफ लिखे हैं, ये इफ वाली थ्योरी है। आप चाहो तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दो कॉपी में, लिखो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। और अब पहले यहां से स्टार्ट करो, एज पर पैरा 23 में बोल रहा हूं वैसे लिखना है। पहले कॉपी में लिखो एग्जाम। आपके एग्जाम्पल नंबर दूसरा है क्या? 7 ही है ना? क्यों अलग क्यों है यार? 7 नहीं, अरे वो छोड़ो, तुम तो एग्जाम्पल नंबर की बात करो, आगे की बात में बात करेंगे। लिखो एग्जाम्पल 7। अब पहले लिखो एज पर पैरा 23 to 25, as per para 23 to 25 of AS2, as per para 23 to 25 of AS2 डैश करके लिख दो नाम। एएस का नाम जरूर लिखा जाता है, डैश वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये टाइटल लिखा जाता है। एएस का जो टाइटल है ये वाला, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, नॉर्मल लेटर्स में, कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं है। एज पर पैरा 23 to 25 ऑफ AS2 डैश वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इनवाइटेड कॉमाज में, और फिर कॉमा करके लिखो, कॉमा द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल, the following principles are applicable for net realizable value of raw material, net realizable value of raw material। अब ये दोनों नियम लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर कर दो। नंबर 1 इफ, नंबर 2 इफ, ये इफ वाले दोनों पॉइंट बना दो, दो, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 है जी। नेट रिलायजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, लिख दिया। अब ये नियम लिख दो दोनों, पहला इफ फिनिश गुड्स इन विच, और दूसरा ये, जल्दी करो थोड़ा, 5 मिनट बचे हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है इस सीएस का, फिर इसके बाद तो क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन मुझे इन लोगों मई वालों को तो कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्सपर्ट हो गए ये कर करके, आप लोगों को मैं करा दूंगा बाद में।
दोनों रूल्स लिख दो तो बताना, ये नीचे वाला नहीं लिखना है, ये मत लिख देना। ये तो एक जनरल रूल है कि एनआरवी हर बैलेंस शीट डेट पे डिसाइड होती है, ये मत लिख देना। खाली ये दो लिखने हैं आपको, ये दोनों, ये दोनों। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को अंडरलाइन कर लेना, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्वेश्चन आपको देगा देगा। Yes. Yes, sir. डन। चलें आगे। Yes, sir. अब आप ये टेबल बनाओ। आ रहा हूँ दो मिनट में आ रहा हूँ बस, ये बच्चे क्वेश्चन उतार ले। या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मेरे क्या मुहूर्त है 10 बजे का, मुहूर्त टल जाएगा फिर। Sir, ले लिया। हाँ, बसंत पंचमी आगे क्लास आपकी सुन लो। अभी मैं पहले ही बोल दूं, जिन जिन बच्चों को ईपीएस कंप्यूट करना ढंग से सीखना है, यदि आप में से, दे आर मोस्ट वेलकम। 11 बजे से क्लास लूंगा ईपीएस की, अर्निंग्स पर शेयर AS20। जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं सर हम तो बाद में, तो मैं बाद में कराऊंगा, मतलब ये खाली मई वाले बच्चों के लिए मैं क्लास ले रहा हूं, नवंबर वालों के लिए जरूरी नहीं है। आप लोग बाद में करना चाहो तो बाद में कर लेना। किसी को नॉलेज लेनी है कि सर ईपीएस आज हम सीखते हैं, देखें कैसे निकालते हैं ईपीएस, तो आप आ सकते हो। ठीक है, चलो अभी 10 से 11 ब्रेक रहेगा, 11 बजे ज्वाइन करना वापस। Thank you, sir. ओके ओके।